सुगंधी जैसे ये आपका सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी के थ्रू, तो इसमें तो कई कैटेगरी होती है। तो जैसे हम आईएएस में जो डीएम वाली लाइन अलग होती है, आईपीएस अलग होता है, तो आपका सिलेक्शन किस उस पर रैंक पे हुआ? जी मेरा सिलेक्शन सिविल सर्विसेज 2023 की रिजर्व लिस्ट में हुआ। इसमें मेरी 51st रैंक थी और सर्विस एलोकेशन में मुझे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, भारतीय रेल प्रबंधन सेवा यानी आईआरएमएस मिली है। तो मेरा चेन आरआईएमएस में हुआ। बहुत अच्छा। तो जिस तरीके से हमें पता लगा कि रेलवे के आईआरएमएस में सिलेक्शन हुआ है सुगुन चौधरी का, क्योंकि ये रैंक के हिसाब से होता है। भाई आप जो ऊपर वाली रैंक होती है तो वो आईएएस के लिए होती है, उसके नीचे और इसी तरीके से तो आईआरएमएस में इनका सिलेक्शन। आज हम हापुड़ के ग्रीन वैली जो कॉलोनी है वहाँ पर आए हैं और एक बड़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि हमारे यहाँ से 2023 का जो बैच यूपीएससी का निकला था उसमें हापुड़ ज़िले के और हापुड़ ज़िले में खुद हापुड़ में ही रहने वाले सुगुन चौधरी, जिन्होंने यूपीएससी में सिलेक्शन प्राप्त करा। एक बहुत ही बड़ी खुशी का माहौल होता है और हर किसी के बस की नहीं है, बहुत बड़ी जॉब होती है, लेकिन काफ़ी अपना टैलेंट यूज करके और माता पिता के आशीर्वाद से और उनकी लगन से और उनके गाइडेंस से सुगुन चौधरी ने ये सिलेक्शन प्राप्त किया है। तो आज बैठे हैं भाई के साथ और बात करेंगे कुछ इसी से रिलेटेड, और जो हमारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी सिविल सर्विसेज में जो लगे हुए हैं उन्हें कोशिश होगी कि वो भी थोड़ा गाइडेंस हमारे भाई सुगुन चौधरी उनके लिए भी कुछ बताएंगे। तो मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा सुगुन से कि वो, क्योंकि परसों इनकी ज्वाइनिंग है, इन्हें लखनऊ जाना है और बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा टाइम लेकर के इनके पास आए हैं। तो चाहूँगा कि मैं इनसे बात करूं और आप लोगों तक इस बात को, क्योंकि आजकल बहुत बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज में लगे हुए हैं, कुछ का सिलेक्शन हो जाता है और बहुत का नहीं हो पाता, तो उसी बारे में बात करेंगे। तो आपका नाम? मेरा नाम शगुन कुमार है और मैं हापुड़ का निवासी हूँ। तो ये जो आपका बैच था, ये कौन सा बैच था यूपीएससी का जिससे मतलब आपका ये सिलेक्शन हुआ है? मैंने सिविल सर्विसेज 2023 का एग्ज़ाम दिया था, तो उसका प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम 2023 में और इंटरव्यू 2024 में हुआ। और रिजर्व लिस्ट जो थी जिसके द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ है वो अक्टूबर 2024 में रिलीज़ हुई थी। अच्छा चलो खैर, ये तो बात ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जैसे सिलेक्शन हुआ तो क्या आपको पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? जी नहीं, एक्चुअली ये जब मेन लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम नहीं आया। उस वक्त मैं 50-50 था कि शायद हो शायद ना हो। परंतु मेन लिस्ट के कुछ दिन बाद मार्कशीट आती है, तो उस मार्कशीट को देख के मुझे ऐसा लगा कि रिजर्व लिस्ट में आने के मेरे चांसेस हैं। तब से थोड़ी सा माइंड में था कि मैं रिजर्व लिस्ट का पार्ट बन सकता हूँ। अच्छा, जैसे मैं जब यहाँ आया बहुत अच्छा माहौल, मतलब बड़ा खुशी का माहौल है, परिवार में सभी खुश है और परसों आपको जैसे जाना भी है लखनऊ के लिए, तो अब फिलहाल कैसा फील कर रहे हो? फिलहाल काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, काफ़ी रिवील्ड फील कर रहा हूँ इस एग्ज़ाम को, कि इस एग्ज़ाम साइकिल से बाहर निकले, एग्ज़ाम क्रैक हुआ, तो काफ़ी खुश और अच्छी फीलिंग है। अच्छा, हमारे हापुड़ अंचल के जो दर्शक हैं वो इस बात को समझना चाहेंगे, आपसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता। हम भी एक टीचर है लेकिन फिर भी हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि जो बच्चा तैयारी करता है, जिसका सिलेक्शन होता है, वो ज़्यादा अच्छा इस बात को बता पाता है। तो क्या आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बताना चाहोगे कि सिविल सर्विसेज के लिए मेन चीज़ हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए ताकि हम इस जॉब को गेट कर सकें? जी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले तो इसका एक डिफाइंड सिलेबस है। जो 3 स्टेज हैं और मेंस स्टेज इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका एक डिफाइंड सिलेबस है। तो उसके सिलेबस की कवरेज बेसिक बुक्स की हेल्प से, जिसमें एनसीईआरटी और अलग अलग तरह की किताबें आती हैं, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस, प्रीलिम्स में एमसीक्यू सॉल्विंग की और मेंस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस और बेसिक्स को कवर करना विद द हेल्प ऑफ द डिफाइंड सिलेबस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कंसिस्टेंसी, ये मैटर नहीं करता कि हम एक दिन में 12 या 14 घंटे पढ़ सकते हैं। मैटर ये करता है कि क्या हम 8 घंटे कई महीनों तक या कई सालों तक पढ़ सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी बना के हमें पढ़ाई करनी चाहिए। Okay, you got this selection. I want to ask you only one question, that for which person would you like to give the credit of this? सर सबसे पहले क्रेडिट तो मेरे माता जी पिताजी को जाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी साथ दिया। मेरा सिलेक्शन चौथे अटैम्प्ट में हुआ है और निराशाओं के बाद भी जिस तरीके से उन्होंने मेरा साथ दिया, तो मेरे माता जी पिताजी और ईश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अच्छा खैर, आपने जैसे ये सिलेक्शन लिया है तो क्या सेल्फ स्टडी की थी या किसी कोचिंग से, मतलब आपने कहीं से कोचिंग ली या कहीं कुछ कई सारी कोचिंगों में गए या कहीं बाहर जाकर के कोचिंग ली है, मतलब किस तरीके से सिलेक्शन प्राप्त करा? नहीं, मैंने सिलेबस कवरेज के लिए कोई कोचिंग नहीं ली।
मेरे को काफ़ी गाइडेंस अवेलेबल थी मेरे कॉलेज के साइड से, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, तो वहाँ से गाइडेंस अवेलेबल थी। हाँ, बट मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी कोचिंग की प्री और मेंस के लिए, बट सिलेबस कवरेज और क्लासरूम कोर्स जैसी कोचिंग नहीं ली थी। अच्छा, जैसे इसमें कोई जैसे आपको मैं खर्चे पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को ये लगता है सिविल सर्विसेज में बहुत खर्चा होता होगा। मैं भी जब आपके यहाँ एंट्री करी तो आपका घर बार देख करके लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, और जब ठीक ठाक है तो क्या गरीब बच्चा भी इस तरफ को इजीली मतलब गेट कर सकता है? ज़्यादा खर्चा है मतलब इसमें, या नॉर्मली हो जाता है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप जैसे दिल्ली जैसी जगह पर रह के तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल खर्चा होता है, और उसमें जैसे मेरे जैसे जिन बच्चों का थोड़ा आर्थिक मदद होती है, उनको थोड़ा सा एडवांटेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो चीज़ है वो सत्य बोलनी चाहिए। परंतु आजकल इंटरनेट की हेल्प से और काफ़ी फोरम्स अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी कम दाम में भी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और हापुड़ जैसे शहरों में भी कोचिंग है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा एक अभ्युदय मिशन स्टार्ट किया गया है, जिसका एक सेंटर हापुड़ में है। तो इसके ऐसे कई सेंटर ऐसे छोटे शहरों में भी हैं जहाँ पर काफ़ी क्वालिटी एजुकेशन मुफ्त में मिलती है, और इंटरनेट का सहारा लिया जा सकता है, जिससे जिनकी आर्थिक तंगी है या जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसे मुझे पता लगा आपके पापा जो है वो एयरफोर्स से रिटायर्ड है, तो उसका भी कोई बेनिफिट है? क्योंकि वो तो बिल्कुल डिफरेंट लाइन है, तो क्या उससे, मुझे तो लग नहीं पा रहा शायद उस चीज़ का कोई बेनिफिट होगा, तो क्या लगा आपको इस चीज़ का कोई नहीं नहीं बेनिफिट? जी, उस चीज़ का बिल्कुल काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि मैं बचपन से अपने पिताजी के साथ रहा हूँ। अलग अलग जगह जैसी पापा की पोस्टिंग होती थी हम रहते थे, और उसकी वजह से मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन से पढ़ाई करी है। और फिर जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का योगदान और एयरफोर्स का योगदान पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत रहा, जिसकी वजह से मुझे फिर आगे जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, तो उनका तो काफ़ी योगदान है। अच्छा, अभी मुझे जैसे अभी पता लगा कि आपके शायद छोटे भैया हैं, वो सीडीएस में मतलब उनका उनका वो एग्ज़ाम उन्होंने रिटेन क्वालिफाई कर लिया, शायद एसएसबी के लिए जी वो जी भी गए हैं। हाँ जी जी, उन्होंने वो सी डी एस और डिफेंस जैसे एकदम जैसे सी डी एस और एफ कैट एग्ज़ाम के तरफ वो प्रभावित हैं, तो वो उन्होंने अभी रिटर्न क्लियर किया है, और वो एस एस बी देने जा रहे हैं। देखो, बहुत बड़ी बात होती है कि एक ही घर में से जब सिलेक्शन इस तरीके से होते हैं तो कहीं ना कहीं क्रेडिट जो होता है माँ बापों के लिए वाकई ज़रूरी होता है। माहौल की बात होती है, एटमॉस्फेयर की बात होती है, और ये देखने को मिलता है। क्योंकि अगर एक बच्चा कोई इस तरीके से निकल आता है तो हो सकता है मे भी बात होती है कि एक ही घर में से जब सिलेक्शन इस तरीके से होते हैं तो कहीं ना कहीं क्रेडिट जो होता है माँ बापों के लिए वाकई ज़रूरी होता है। माहौल की बात होती है, एटमॉस्फेयर की बात होती है, और ये देखने को मिलता है। क्योंकि अगर एक बच्चा कोई इस तरीके से निकल आता है तो हो सकता है मे बी पॉसिबल वो उसका पर्सनल टैलेंट हो सकता है, लेकिन जब घर से अगर सारे ही जो पौधे हैं सारे इस तरीके से खिलते हैं तो कहीं ना कहीं जो पेड़ है और जहाँ से वो लगा है तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैंने बात भी की थी सुकुल जी के पिताजी से, तो उन बातों से भी महसूस हो रहा था कि काफ़ी कोऑपरेटिव है और बच्चों को काफ़ी सपोर्ट भी किया है उन्होंने, और जिसका नतीजा हम आज देख भी रहे हैं इस चीज़ का। तो सुकुल भाई, कुछ एक मेरा मेन क्वेश्चन है कि जैसे बहुत बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये वन वे लाइन है? जैसे हम आईआईटी की तैयारी करते हैं, आईआईटी एक तरीके से वन वे हो जाती है, हमारा सिलेक्शन होता है तो हम जाके स्टॉप हो जाते हैं, अदरवाइज हम बेकार हो जाते हैं। सेकंड थिंग, अगर हम नीट की तैयारी करते हैं तो डॉक्टरी लाइन में अगर हम कामयाब हो जाते हैं ठीक है, अदरवाइज फिर वो वन वे है, हम नहीं कुछ कर पाते। क्या यूपीएससी भी इसी तरीके से कि हम अगर इसकी तैयारी करते हैं और इत्तेफाक ये लगा लो चलो आपका सिलेक्शन हो गया लेकिन बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाता, तो उस स्थिति में क्या आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई थी कि अगर नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे? जी, यूपीएससी जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक लक का फैक्टर भी होता है, जो मेहनत के बाद एक लक का फैक्टर भी आता है, और वो हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए मेरे को भी चौथे अटैम्प्ट में सक्सेस मिली, और परंतु जब पहली 2 अटैम्प्ट में कामयाबी नहीं मिली, तब मैंने भी सोचा कि अगर आगे जाके भी कामयाबी नहीं मिली तो क्या। तो इस वजह से मैंने भी थोड़े अपने हाथ पैर मारे, और इसी दौरान मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सोशियोलॉजी में मास्टर्स भी करी, और जिसके बाद मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहता था। तो पर ईश्वर का आशीर्वाद है कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो इसी तरह मैं बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा कि आप 1-2 अटैम्प्ट पूरी मेहनत पूरी शिद्दत से दें, इस एग्ज़ाम को अपना सब कुछ दें। परंतु अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि किसी कमी की वजह से, किसी कारण की वजह से, या केवल लक की वजह से अगर आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप बाकी एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, टीचिंग लाइन, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीएपीएफ जैसे एग्ज़ाम, सीएपीएफ, सीडीएस, अदर गवर्नमेंट जॉब्स, स्टेट पीसीएस, या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी आप अपना टैलेंट को आजमा सकते हैं। तो एक प्लान बी हमेशा ओपन रखना भी ज़रूरी होता है।
बहुत अच्छी बात कही है सुगुन भाई ने, और मैं अपने दर्शकों को यही बात कहना चाहूँगा कि देखो हमें तैयार रहना चाहिए। प्लान बी जैसा अभी बताया है कि हम एक ही लाइन पे अगर चल रहे हैं तो अगर सपोज़ करो हम सक्सेस नहीं हो पाते तो हमें उसकी सेकंड थिंग भी देख लेनी चाहिए कि हम अगर यू टर्न लेते हैं तो क्या हमारे कोई और भी दरवाजे खुले रहेंगे, नहीं होंगे। और इन्होंने जैसे यूजीसी नेट के लिए चल रहे थे, मतलब टीचिंग लाइन को भी एक बढ़िया लाइन होती है, तो अगर कहीं नहीं हो पाता तो ये भी बात सही थी इनकी कि ये दूसरी तरफ भी चल जाते। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई और मैसेज अगर आप देना चाहो? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हापुड़ कल्चर को, मेरे को ये अवसर देने के लिए कि मैं लोगों से जुड़ सकूँ। और मैं विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि अपने किसी भी एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से अपने ऊपर भरोसा ना खोएं। आप अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें और आपको कामयाबी भले ही देर से मिले पर मिलेगी ज़रूर। बहुत ही बेहतरीन बात कही कि असफलता चाहे कितनी हो लेकिन इंसान को अपने टारगेट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए हमें कंटिन्यूसली लगातार अपने गोल को माइंड में रखते हुए उसके लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए।